और सन 2019 में 10वीं कक्षा में मुझे पैरालाइज अटैक पड़ा और मेरा आधा हिस्सा पैरालाइज से जा चुका था। अच्छा, हमारे सामने फिट हो गया, ठीक है। हाँ, और हमें पता लगा कि हम रात को जाके सो गए, ये बंदा फिर रात में लग गया। अच्छा, वापस रात में फिर से? हाँ, इन्हें देखा सब सो गए और गेट बंद करा, ये लगे। कई बार मुझे अब यार कुछ हो रहा है घर में, शायद आठ के देखता था, फिर मैं डांटता था, पड़ जाता चुपचाप। तो मैं उस समय रात दिन के 2 बजे 3 बजे 4 बजे छत में जाकर प्रैक्टिस करता था भरी धूप में। नेशनल में गोल्ड ही गोल्ड आ रहे हैं, तो इस बार भी गोल्ड आ ही जाएंगे। थोड़ी सी गलती हुई तो आसन में बिगड़े, तो फर्स्ट रैंक सोच के जा रहे थे, फर्स्ट रैंक की जगह सेकंड रैंक पे आ गए। अभी मुख्यमंत्री जी भी आपसे मिलना चाहते हैं, हर कोई आपसे मिलना चाहता है, क्या दिमाग में नहीं है कि हाँ भाई मैं तो अब महान आदमी बन गया, मेरे को जमीन पे देखने नहीं। नमस्कार, मैं अंकित गहरोला। जब भी बोला बेबाक बोला, और आज भी कुछ बोलने आया हूँ, मगर आज कोई मुद्दा लेकर मैं आपके सामने नहीं आया हूँ। आज एक ऐसा विषय लेकर मैं आपके सामने आया हूँ जिसने कि हमारे उत्तराखंड को गौरवान्वित किया है, जिसने कि हमारी देवभूमि ऋषिकेश को गर्व महसूस कराया है। हमारे साथ इस वक्त मयंक मौजूद हैं और काफी चर्चा में आजकल बने हुए हैं। क्यों बने हुए ये भी आप अच्छे से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा में आप गए थे, नेपाल गए थे और वहां से आपने एक गोल्ड मेडल जीता। इन सब चीजों के बारे में मैं इनसे बात करूंगा और समझेंगे कि आखिर ये प्रेरणा आई कहां से, कितनी उम्र है, कहां से उठे हैं और कहां तक पहुंचेंगे और कहां तक पहुंचना चाहते हैं, ये सारी चीजें इनसे पूछेंगे। हेलो मयंक। नमस्कार, मेरा नाम मयंक कुमार गिरी है। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मयंक और शुभकामनाएं। आपने अंतर्राष्ट्रीय योगा में गए और आपने वहां पर गोल्ड मेडल जीता। अपने घर में ही नहीं, घर वालों का ही नहीं, बल्कि आपने पूरे उत्तराखंड, पूरे देश का नाम रोशन किया है और आपको हर जगह पे सम्मानित किया जा रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त? पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद, और बेहद खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है कि अपने भारत का नाम, अपने उत्तराखंड का नाम और योग नगरी ऋषिकेश कहे जाने वाले हमारे ऋषिकेश का नाम ऊपर उठ रहा है। तो बस इच्छा थी, मन में एक लक्ष्य लेकर चला था कि आगे बढ़ना है, अपने देश को आगे उठाना है। और अपने कब आया मन में विचार कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए अपने देश के लिए, या ऐसा कुछ, मतलब क्योंकि उम्र कितनी होगी अभी आपकी? मेरी उम्र वर्तमान में 19 वर्ष की है। अच्छा, अभी 19 वर्ष के हैं। 19 वर्ष की उम्र में अगर ऐसी सोच रख रहे हैं कि मुझे अपने देश को आगे बढ़ाना है, कुछ करना है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कहां तक जाने वाले हैं। ये जो प्रेरणा उठी आपको 19 साल की उम्र में, कहां से लगा कि मेरे को ऐसा कुछ करना चाहिए? सर्वप्रथम देखा जाए तो मेरी प्राथमिक शिक्षा नालंदा स्कूल से हुई है 7वीं कक्षा तक। उसके बाद मैं खदर इंटर कॉलेज चले गया था, राजकीय इंटर कॉलेज खदर खड़कमा। वहाँ से 8वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक मैंने वहाँ पर अपनी कक्षा प्राप्त की है। और सन 2019 में 10वीं कक्षा में मुझे पैरालाइज अटैक पड़ा और मेरा आधा हिस्सा पैरालाइज से जा चुका था। अच्छा, 8 से 9 महीने मेरे परिवार वालों पे क्या बीती है, किस तरीके से उन्होंने समय निकाला है और कैसे कैसे करके मुझे उस समय से लेके आज यहाँ तक उन्होंने उठाया है। और मेरे प्रभु ने, मेरे भगवान ने मेरा इतना साथ दिया कि मुझे कभी गिरने नहीं दिया। एक समय ऐसा था कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता, तो आप इसकी सेवा कर लीजिए मेरे घर वाले को। पर फिर भी उन्होंने आस नहीं छोड़ी और भगवान ने मेरा साथ दिया। उसके बाद 1 से 1.5 साल मेरे शरीर ने रिकवर करना शुरू करा। किस उम्र में, मतलब 10वीं कक्षा में कौन सी उम्र थी आपके उस वक्त? 10वीं कक्षा में अब ये देख लीजिए आप, 19 इस समय मेरी 19 है आपकी जी एज है मेरी। 17 साल 16 के आसपास थी। और 16 साल की उम्र में एक ऐसा अटैक ही बोलेंगे हम उसको, जो इंसान को हिला के रख देता है। एक शरीर का एक ऐसा हिस्सा जो कि काम करना बंद कर दे और उसके बाद फिर ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करें। देखिए, शब्द देखिए, एक अंदर से जो प्रेरणा देखिए कि कैसे निकल रही है अंदर से, और फिर कहा कि मैं उठने की कोशिश करी। और आज आपके सामने साक्षात है। एक लेसन है उन सभी लोगों के लिए कि जो झुक जाते हैं, जो छुप जाते हैं, समझते हैं कि यार अब नहीं मेरे से कुछ होगा। उसके बाद क्या हुआ मयंक? उसके बाद मैं पूजनीय स्वामी रामदेव जी की वीडियो देखता था। उनका टीवी पे लाइव कार्यक्रम आता है सुबह सुबह, मैं वो भी देखता था। फिर धीरे धीरे करके प्राणायाम करा और मेडिटेशन, ध्यान करने लगा। और षटकर्म क्रियाएं होती है हमारे योगा में, मैं उनको करा। और ये सब करने के बाद थोड़ा बॉडी में रिकवर हुई, लगा कि अब शरीर स्वस्थ है तो आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, पहले से आप योगा करते थे? हाँ, स्कूल वगैरह में?
पहले स्कूल में थोड़ा जैसे क्लासेस चलती हैं योगा की, थोड़ा बहुत बताते हैं, थोड़ा उस टाइम पे मैं जूनियर कैटेगरी में कंपटीशन जैसे बोलते हैं, जूनियर कैटेगरी में लड़ते हो आप, तो उसमें मैं कंपटीशन नहीं खेलता था। अच्छा। खाली सीखता था कि ये आसन कैसे होता है, बॉडी फ्लेक्सिबल कैसे बनाई जाती है, वो चीज मैं सीखता था। हाँ, हम नालंदा से ही पढ़े और मेरे जूनियर रह चुके हैं मयंक, आपको याद भी होगा शायद। और नालंदा में सिखाया जाता था योगा वगैरह, मैं भी जाता था पर मेरी बस की हुई नहीं, मैं तो आधे में निकल गया। मगर मयंक ने उसको अपना करियर बना दिया एक। तो मयंक, स्कूल में जब सीखते थे, जब आपने फ्लेक्सिबल हुआ तो कॉलेज में आए, प्रेरणा उठी कहाँ से? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि योगा ही क्यों, ये फील्ड ही क्यों? क्योंकि योग नगरी भले हमारे ऋषिकेश को कहा गया, पर हर घर में हर बंदा योगा कर रहा है। योगा को करियर कैसे चुना? योगा को करियर इसलिए चुना क्योंकि आज के समय आप देख सकते हो कि योगा लोग सीखते हैं, डिप्लोमा कर लिया, सर्टिफिकेट कर लिया, ज्यादा से ज्यादा डिग्री कर ली, मास्टर्स कर ली, तो उसमें लोग आगे चल के या तो अपना करियर बनाते हैं, जैसे कोई टीचर फील्ड में चले गया, कोई अपना, आज के समय में सबसे ज्यादा लोग क्या है, बाहर विदेशों की तरफ वो कर रहे हैं कि बाहर जाना है, जॉब करना है और अपने पैसे वगैरह कमाने के लिए। पर मेरा दिमाग उस तरफ नहीं गया, उस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। मेरा ये लक्ष्य ये था, अगर योगा सीखा है, योगा आगे और बढ़ाना है, तो क्यों ना अपने भारत का ही नाम पूरे विश्व में एक तरीके से उठाया जाए। नेपाल जाने का कैसे सोची? सर्वप्रथम मैंने तो डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता खेली। अच्छा। सच बताऊं तो पहले उसमें कामयाबी किसी को नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बोला जाता है कि जब तक आपको ठोकर ना लगे तब तक आपको आपकी कामयाबी का पता नहीं चल पाता। आप में कौन कौन सी कमी है, कहाँ पे आप अभी कमजोर हो, इस तरीके से। तो डिस्ट्रिक्ट खेला, कुछ नहीं मिला, सर्टिफिकेट लेकर घर आ गए। फिर एक और खेला, वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। मैं समझ गया था मेरे का कमी है, अभी बनाना है अपने आप को, तराशना है। अभी मतलब हीरा भले मैं बन गया हूँ, मगर अभी तराशना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर क्या किया? आसन थे, बाद में पता चला कि आसनों से कुछ नहीं होता, उनको एडवांस बनाना पड़ता है। अच्छा। तो 6 महीने तक कॉम्पिटिशन आए बीच में, पर मैं कहीं नहीं गया। अच्छा। घर में रहा, दिन रात प्रैक्टिस करी। मैं ये मान लीजिए, जिस समय लोग 2 बजे, आप दिन का समय हो गया, जून हो गया, मई जून जुलाई, इस समय ये ऐसा समय होता है कि दिन के समय बाहर निकलना हर कोई पसंद नहीं करता। मैं उस समय रात दिन के 2 बजे 3 बजे 4 बजे छत में जाकर प्रैक्टिस करता था भरी धूप में। किस कारण की बॉडी वार्म अप हो जाएगा, उसके बाद मेरे आसन खुलेंगे। वार्म अप तो हम सुबह करते हैं बॉडी को, क्योंकि हमारी बॉडी अभी काम नहीं कर रही है, तो हम थोड़ा खोल दें बॉडी को। पर दिन में 2 बजे का ये जो आपने अंदर से चीजें मोटिवेट किया खुद को, कैसे? एक तरीके से जुनून था, जुनून कि 6 महीने है। अच्छा। उसके बाद जो कंपटीशन आएगा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट जो भी आए, उसमें जाना है और प्लेस निकालनी है। अच्छा। ये चीज थी। तो डिस्ट्रिक्ट आया, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट गए खेलने, वहां पे सिल्वर मेडल निकला। तो समझ गए कि थोड़ा सुधार आया है आसनों में। फिर थोड़ा और प्रैक्टिस करी, आसन बनाया एडवांस। फिर स्टेट खेलने चले गया, स्टेट में 2 गोल्ड आए। ठीक है, अब बारी है मैंने कहा आगे बढ़ने की, तो थोड़ी और प्रैक्टिस करी जाए। प्रैक्टिस करता था, पापा और भी गुस्सा होते थे कि मतलब इतनी प्रैक्टिस करता है भरी धूप में। सब मुझे देखते थे मोहल्ले वाले उस समय कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मेरी मम्मी और को सब बोलते थे। हमारे सामने फिट हो गया, ठीक है। हाँ, और हमें पता लगा कि हम रात में जाके सो गए, ये बंदा फिर रात में लग गया। अच्छा, वापस रात में फिर से? हाँ, इन्हें देखा, सब सो गए और गेट बंद करा, ये लगे। कई बार मुझे अब सुनो यार कुछ हो रहा है घर में, शायद हट के देखता था, फिर मैं डांटता था, पड़ जाता है चुपचाप। तो मयंक, ये तो बात कर ली हमने कि आपने कैसे शुरुआत करी अपने योगा की, दिन रात मेहनत करके। अब नेपाल पहुंच गए आप। नेपाल में कैसा लगा आपको अपने देश छोड़ के एक दूसरी जगह जाना, वहाँ का माहौल, और फिर इतने सारे काफी लोग रहेंगे आपके सामने कंपटीशन में उतरे हुए, उनको देख के कैसा महसूस हुआ? पहले तो जैसे मतलब स्टेट खेल लिया था, स्टेट के बाद जब नेशनल पहुंच गए तो नेशनल में पता चल गया था कि स्तर किस तरीके का होता है, कैसे कैसे खिलाड़ी आते हैं, कितनी लेवल पे खिलाड़ी आते हैं। अच्छा। कोई कैसा आता है, हमसे ज्यादा अच्छे भी आते हैं, हमसे थोड़ा डाउन भी आते हैं। तो कभी मेरा कहना तो यही है कि आपसे अगर अच्छे आ रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा सीख ले लो। अगर उनसे आपको कुछ मिल रहा है ग्रहण करने के लिए जो आपके पास नहीं है, तो आप उनसे ले सकते हो। और आपसे जो कमजोर है, कभी उनके सामने घमंड मत करो कि हम तुमसे अच्छे हैं, इस तरीके से। फिर गए नेशनल खेला, नेशनल खेलने के बाद पता चल गया कि इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो चुका है। अच्छा। नेशनल में भी मेरे 2 गोल्ड निकले हुए हैं। अच्छा। और अभी एक नेशनल और हुआ था, उसमें मेरे 2 सिल्वर निकले हैं। उसमें भी मेरा आगे जाने, एशिया के जाने के लिए सिलेक्शन हो चुका है। इंटरनेशनल बहुत 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 बधाई आपको। एशिया में क्या सोचा है, गोल्ड लेके आएंगे या फिर कुछ और सोचा है इस बार है?
बस अभी जो एक नेशनल हुआ था जिससे मेरे इंटरनेशनल जाने के लिए सिलेक्शन हुआ, अच्छा। उसके बाद फिर एक और नेशनल हुआ इंटरनेशनल जाने से पहले। अब थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस मान सकते हो या फिर कुछ भी, मतलब गलती हो सकती है कि पहले मैं 5 घंटे, 5 से 6, 7 घंटे की प्रैक्टिस चलती थी, खुद प्रैक्टिस करता था, सेल्फ प्रैक्टिस, कोई कराने वाला था नहीं। और इस समय मैंने प्रैक्टिस कम कर दी थी एक तरीके से, 3 से 4 घंटा। ये लग रहा था कि जब नेशनल में गोल्ड ही गोल्ड, गोल्ड ही गोल्ड आ रहे हैं तो इस बार भी गोल्ड आ ही जाएंगे। थोड़ी सी गलती हुई तो आसन में बिगड़े, तो फर्स्ट रैंक सोच के जा रहे थे, फर्स्ट रैंक की जगह सेकंड रैंक पे आ गए। थोड़ा सेकंड रनर पर रहे आप इसके। हाँ, सिल्वर रहा मैं इस बार सेकंड नेशनल में, तो थोड़ा दिल दुखा, थोड़ा दर्द भी हुआ, पर सब परिवार वालों ने मेरा साथ दिया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इस बार सेकंड आया तो अगली बार जहाँ पे होगा मेहनत करना, फर्स्ट आना। तो कभी उन्होंने मुझे निराश नहीं करा, मेरे साथ हमेशा बने रहे, मेरे मामा और मेरी नानी और मम्मी और सब। फिर मैंने एक चीज सोच ली थी, क्योंकि मेरा नेपाल का भी टाइम आ गया था निकलने का, 2 दिन बाद मुझे नेपाल के लिए निकलना था जब मैं वापस आया था। एक चीज मैंने सोच ली थी, जब जा रहा हूँ तो कुछ करके ही आऊंगा। फिर मैं गया, वहाँ पे काफी सारे कॉम्पिटिटर मेरे सामने थे खेलने वाले। खेलता रहा, मेरे को एक रात पहले थोड़ा घबराहट हुई, डर भी लगा, क्योंकि एक बंदा जा रहा है और उसके साथ कोई योगा में मेरा साथ था नहीं। इंडिया की तरफ से मैं अकेला था, और नेपाल की तरफ से सच बताऊं तो मैं 2 इवेंट खेले। कितने दिन रहे आप नेपाल में? नेपाल में 1 हफ्ते के आसपास। 1 हफ्ते के आसपास। पर डे गेम आपका कंपटीशन चल रहा था या ब्रेक के साथ चल रहा था? नहीं, हमें डेट मिलती है कि इतनी तारीख को आपका कंपटीशन है, शेड्यूल आता है वहाँ। अच्छा। पहले थोड़ा डरा, घबराया, जब पता चला कि कल तुम्हारा गेम है, तो हमारे जो मैनेजर थे उन्होंने आके बताया, तो मैं रोने लग गया था कमरे में बैठ के। मैंने अपनी मम्मी को कॉल मिलाया, मम्मी ऐसे बात है, मैं काफी परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हो कि सामने इतने कॉम्पिटिटर, आप अकेले, तो थोड़ा एक दिल में बात उठती है कि क्या करा जाए, कैसे करा जाए। तो मेरे पापा भी थे वहाँ पे। अच्छा, पापा साथ में गए थे? नहीं। अच्छा, कॉल में थे। कॉल में? हाँ। तो और मेरे जो सबसे बड़े वाले मामा है जो अभी उपस्थित है यहाँ पर। अच्छा। तो उन सब ने मुझे एक बात समझाई कि सबसे पहले मेरी मम्मी ने बोला कि देख, तूने अपना 100% देना है, उसके बाद और 100% देके नीचे आ जा वापस अपने स्टेज से उतर के, बाकी अपना रिजल्ट देखना, ठीक है। मेरे पापा ने मुझे एक चीज सिखाई, सब में एक चीज कमी जरूर होती है, एक ना एक चीज की कमी हर आसन में हर कोई देता है। ऐसा नहीं कि हर कोई A1 होगा। तो पापा ने बोला उनकी कमी पकड़नी है, उनकी कमी अगर तूने पकड़ ली तो तू फर्स्ट जा सकता है, और कमी अगर छोड़ दी तो लास्ट भी आ सकता है। और मेरे मामा ने कहा था कि देखो, अपना तुम्हें 100% दे के आना, बाकी भगवान पर छोड़ना। मैंने वही काम करा, खेलने गया। लास्ट टाइम पे एक मोमेंट होता है, सबसे लास्ट नंबर मेरा होता है। मैं खेलने गया, खेलने जाने के बाद अगले दिन वापस आया। अगले दिन देखा तो रिजल्ट चल रहे थे, इंडिया की टीम 120 नंबर पे आ गई थी, 110, 60 नंबर, फिर टॉप 20 में आ गई। चलो इस बात की खुशी थी कि इंडिया लास्ट थी तो टॉप 20 में आई है। एक सवाल मैं उनके माता से पूछूंगा कि मैं थोड़ा उठ ही जाता हूँ, वहाँ पे थोड़ा कैमरा जा नहीं रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब आपने अपने बेटे को नेपाल भेजा तो दिल और दिमाग में ये ख्याल नहीं है कि जब 10वीं कक्षा में उसको पैरालाइज अटैक पड़ा था, कहीं ऐसा एक डर आपके दिमाग में आया नहीं? देखिए, पहले तो आप सबका धन्यवाद जो यहाँ पर उपस्थित है, फिर हमारे प्रभु जी का धन्यवाद। डर क्यों होना है जब प्रभु जी साथ है, तो हमें विश्वास है, आस्था है हमारी उनमें, हमें ऐसा डर कोई नहीं था। और फिर जब हमारा बेटा है इस काबिल, भगवान जी ने उसे बनाया है, देखिए जब वहाँ भेज रहे तो डर से अच्छा हमने उसका मनोबल बढ़ाया। हम डर जाते हैं तो वो हमसे पहले डर जाता है। हमने बोला बेटा जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैदान में मैंने कहा किसी को हराने के लिए मत उतरना, सिर्फ खेलने के लिए उतरना। अच्छा। अब जीत और हार वो भगवान के हाथ में, बस अपना 100% दो, बाकी रिजल्ट तो प्रभु जी के हाथ। देखिए, जब मोटिवेट किया जाता है ना, सबसे पहले घर वालों का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। अगर घर वाले आपके साथ हैं, आपका परिवार आपके साथ है, तो फिर चाहे कितनी बड़ी चट्टान क्यों ना हो, आप आराम से तोड़ सकते हैं, आराम से उसको पार कर सकते हो, नौका पार हो जाती है। मगर जब घर वाले साथ ना हो तो फिर तो चाहे आप कितने भी मोटिवेट हो, आप नहीं होते। मानते हैं आप मैं किस बात को? बिल्कुल मानते हैं इस बात को कि अगर परिवार साथ में तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा मानना तो यही है कि कोई साथ दे या न दे, अगर परिवार के सभी सदस्य साथ हैं तो, और दूसरा हमारे प्रभु का हाथ है,
तो और मैं नहीं चाहता किसी का साथ होना जरूरी है कि देखिए इनके मामा जी भी हमारे साथ मौजूद है और मामा जी लगातार फोन में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो उसमें। चलिए जो भी ढूंढ रहे होंगे कुछ अच्छा ही ढूंढ रहे होंगे, या तो मयंक की फोटो देख रहे होंगे या फिर मयंक कहीं आजकल सोशल मीडिया में काफी छाए हुए वो देख रहे होंगे। मामा जी कैसे लगता है आपको जब आपके बेटे भांजे, क्या बोल सकते हैं, भांजा ही बोलेंगे शायद, भांजे आपके जब आगे बढ़ते हैं कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है और मुझे बहुत गौरव है अपने भांजे पे कि आज देश का नाम इतना ऊंचा किया। और मैं यही शुभकामनाएं दूंगा इसको कि आगे इससे भी ज़्यादा और देश का नाम ऊंचा करे। अच्छा, मतलब ये देखिए मोटिवेशन हर जगह से मिल रही है। मयंक से एक सवाल और पूछूंगा, उसके बाद मैं इस एपिसोड को यहीं पे खत्म हो रहा है, काफी लंबा सा हो गया मयंक। क्यों, क्या कहेंगे युवाओं को, जो यूथ है, जो बच्चा है आपकी एज का है, क्योंकि 19 साल की उम्र बहुत कम उम्र होती है और जब इतने बड़े थॉट्स लेके माइंड में और इस उम्र में देश का नाम रोशन कर देना बहुत बड़ी बात होती है। अब उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि क्या बोलना चाहेंगे वो बच्चों के लिए, छात्रों के लिए। मैं आने वाले सभी पीढ़ी, जो जितने मेरे भाई बहन हैं, जो साथ के भी बैचमेट हैं, मेरे साथ पढ़े हुए हैं, पास आउट हुए, मैं सभी को बस एक यही बात बोलना चाहता हूँ कि जिंदगी में खाली एक समय ऐसा आता है, या तो उस समय को बना लो या उस समय को तुम बिगाड़ लो। क्योंकि अब तुम्हारा समय है, तुम पहले अपने घर की परिस्थिति देख लो। अगर तुमने अपने माता पिता को देख लिया मेहनत मजदूरी करते हुए कि वो किस तरीके से पैसे कमा के ला रहे हैं, तुम्हें आगे बढ़ाने में पूरी अपनी परिश्रम कर रहे हैं, तो तुम हो सकता है कि उनसे समझ जाओ कि घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए। जो आज की पीढ़ी है वो गलत राह पर जा रही है, बल्कि वो उस तरफ ना भटक के किसी कोई सही राह चुन ले अपने देश का नाम उठाने के लिए, कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है या फिर अपने परिवार वालों की स्थिति सुधारनी है, तो मैं गलत राह ना चुनूं, बिल्कुल सही राह पर चलूं और अपने देश का, अपने राज्य का और अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा उठाऊं। तो मेरा कहना यही है कि सब अपनी सही राह चुनो और सही मार्ग पर चलो। बातें इनकी उम्र से बहुत बड़े हैं, बातें बहुत अच्छी हैं। एक इस उम्र में ऐसे थॉट रखना और ऐसे विचार रखना, एक परिवार का क्या बोलते हैं उसको, संस्कार है, माता पिता के दिए हुए संस्कार है, मामा जी के दिए संस्कार हैं और उनके जो गुरुजी, उनके दिए हुए आशीर्वाद इनके ऊपर बना हुआ है कि एक ऐसी चीज़ से ये उठकर और आज एक ऐसी जगह पर बैठे हुए कि लोग इनकी वाहवाही कर रहे हैं। मैं इनके एक सवाल में और पूछना चाहूँगा, उसके बाद मैं ख़त्म करना चाहूँगा। इतनी वाहवाही मिल गई, इतने अवार्ड्स मिल गए, इतने सम्मान मिल गया, एक बात आपने थोड़ी देर पहले कही थी कि घमंड इंसान को पीछे कर देता है थोड़ा सा, आपको कर भी दिया था, आपने कहा कि मैं थोड़ा सा घमंड में, हमें इतने घंटे की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कम कर देते। आज आपको इतना सम्मान मिल गया, आज इतने लोग आपको जानते हैं। मैंने सुना कि अभी मुख्यमंत्री जी भी आपसे मिलना चाहते हैं, हर कोई आपसे मिलना चाहता है। क्या दिमाग में नहीं है कि यार भाई मैं तो अब महान आदमी बन गया, मेरे को जमीन पे देखना ही है? नहीं, मेरे दिल में कभी बात आई नहीं है। अच्छा, मैं हमेशा, मेरे परिवार वालों ने एक बात सिखाई है कि जब तक तुम जमीन से जुड़कर चलोगे तब तक तुम्हें कोई गिराने वाला बनेगा नहीं। तो मेरा मानना तो यही है कि इंसान कितनी भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि में पहुंच जाए, उसको हमेशा जमीन से जुड़कर ही चलना चाहिए। क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहते हैं जो पक्षी होता है वो कितनी भी ऊंचाइयों पर उड़ ले, वो आके बैठता जमीन पर ही है। बहुत बहुत सुंदर बात बोली, बहुत सुंदर। इसलिए मेरा कहना तो यही है कि कभी अगर जिंदगी में घमंड आ भी रहा हो, तो घमंड आने की जगह आप एक चीज़ सोच लो कि आप कहाँ से उठे हो और आप कहाँ पर गए हो। और अगर एक ठोकर भी लगती है, अगर आप ज़मीन से जुड़े हो, तो वापस आकर आपने ज़मीन देखी है तो आप समझ जाओगे, और आपने अगर ज़मीन का सहारा छोड़ दिया तो वहीं पे आप बिखर जाओगे। जड़ों से जुड़े रहे, ये कहने का मतलब उनका कि एक पेड़ भी अगर उठता है तो अपनी जड़ से उठता है, और जिस दिन उसने अपनी जड़ छोड़ दी उस दिन वो सूख कर गिर जाएगा। तो अपनी जड़ों से जुड़े रहे। मामा जी के पास वापस आता हूँ, बहुत कम बोला है इन्होंने। इनसे बात करते हैं। मामा जी क्या कहेंगे, आपके भांजे इतने आगे पहुँच गए, युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवाओं के लिए भी यही, जैसे मेरे भांजा मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा, मैं भी उनसे ये आग्रह करूँगा कि आप ये नशा प्रवृत्ति छोड़ दें और इस तरह का कोई अपना एक वो बनाए कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, हमें भी देश के लिए कुछ करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी माता जी, आपको भी बहुत बधाई, आपको भी बहुत बधाई। मयंक, आपको भी बहुत बधाई और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े और ऐसे बने रहे लोकार्पण के साथ, अनावरण सच का। धन्यवाद।